दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए हुए सैंक्शंस और यूएसए की तरफ से लगाए हुए टैरिफ्स, इन दोनों ने भारत को इतना मजबूर कर दिया है कि अब वो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि रशिया, इंडिया और चाइना, ये ग्रुपिंग जो कि 2020 गलवान वैली इंसिडेंट के बाद में बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका था, अब एक बार फिर से रिवाइवल लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये बहुत ही कड़क मैसेज है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि जिस रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट के ऊपर इंडिया पे सैंक्शंस लगाए गए थे, या फिर पर्टिकुलरली हम बात करें कि नायरा एनर्जी कंपनी जो ऑपरेट करती है, जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदती है, फिर उसको प्रोसेस करके डीजल, पेट्रोल, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूरोप को एक्सपोर्ट किया करती थी, तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से उस नायरा एनर्जी पे लगा दिए गए सैंक्शंस। और उन सैंक्शंस का नतीजा क्या हुआ कि अब इंडिया जिस तेल के ऊपर सैंक्शंस यूरोपियन कंट्रीज ने लगाए थे ना, उस तेल को अब चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये अपने आप में वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ाने के लिए कम पॉइंट नहीं है। और ये पहली बार है कि 2021 के बाद में यूरोपियन यूनियन ने रशिया के तेल पे सैंक्शंस लगाया ना, उसके चलते इंडिया ने अपना डीजल कार्गो, एक शिप जो है वो चाइना भेज दिया। यहां पर हमें समझना होगा कि इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप जितनी ज्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी, उतना ही ज्यादा यूएसए को सेटबैक्स मिलते रहेंगे। यूएसए बहुत ज्यादा डेस्परेट है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत डेस्परेट है कि कैसे भी करके मैं जो चाहूं वो चीज हो जाए, इंडिया घुटनों पे आ जाए, इंडिया मेरे सामने झुक जाए। बट यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के स्पीच पर, जिसमें यह कहा, जी खुश तो करना है हमें, जी खुश तो करना है हमें, पर डोनाल्ड ट्रंप या फिर किसी और को नहीं। कहने का मतलब यह कि दुनियादारी के चक्कर में हम हमारे लोगों के पेट में लात मार दे, ऐसा कुछ नहीं है। खुश तो करना है हमें, पर 140 करोड़ लोगों को खुश करेंगे, तो वो एक मजे वाली बात है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर अब इक्वेशन इतना स्पीड से बदल रही है कि बस पूछो मत। डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया को लेकर के चेंजेस आ रहे हैं, चाइना इंडिया जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर के भी अब जल्दी जल्दी कदम उठाए जा रहे हैं। मामला पूरा समझेंगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और पीडब्ल्यूएनआईएस की तरफ से 15 अगस्त के मौके पर आप लोगों के लिए जितने भी यूपीएससी कोर्सेज हैं उन पर 67% ऑफ दिया जा रहा है। लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, हमारे जितने भी ऑफलाइन सेंटर्स हैं उन पर जाके, और वहां पर वो बैच जो है दैट इज फाउंडेशन कोर्स, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का, तो वहां पर भी आपको 50% तक ऑफ दिया जाएगा। कोई भी डाउट अगर आपके मन में अभी भी बन रहा है ना, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लो 9920613613 पे। ठीक है, तो बात कुछ ऐसी है कि रशिया की जो कंपनी है ना रोसनेफ्ट, उसका एक बहुत बड़ा स्टेक है नायरा एनर्जी में, अराउंड 47%, जो कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर हो गया। मेजोरिटी का मतलब होता है 51%। बट स्टिल ये बात यूरोपियन यूनियन को बिल्कुल भी नहीं जची। और रही सही में यूरोपियन यूनियन को इंडिया ने भी कई बार काउंटर कर दिया था, इंडिया ने भी पोक किया कि भाई तुम लोग हमारे ऊपर एनर्जी इंपोर्ट को लेकर के दबाव लगा रहे हो, तुम कितना एनर्जी इंपोर्ट करते हो रशिया से, एक बार वो भी तो अपनी गिरेबान में झांको। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने देखा कि रशिया से कच्चा तेल खरीद करके इंडिया रिफाइन करता है, उस रिफाइंड डीजल को फिर बाद में यूरोप में भेजा जाता है। तो यूरोपियन यूनियन ने लगा दिया सैंक्शंस की, रशिया से जो भी तेल खरीदा जा रहा है वो हम नहीं खरीदेंगे, और कोई भी देश खरीदेगा तो उसको हम देख लेंगे। इवन जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व इंटरनेशनली ऑपरेट होने वाले बैंक्स हैं, उनको भी इस चीज के ऊपर अलर्ट रहने की जरूरत है। ये बात यूरोपियन यूनियन ने कह दी। नतीजा क्या हुआ कि नायरा एनर्जी इंपोर्ट तो जो कर रहा था वो चल ही रहा था, बट पॉइंट इज अब एक्सपोर्ट किसको किया जाए। ऐसे में फिर चाइना से बातचीत, आपको पता है पिछले कुछ समय से हमारी रिवाइव हुई है, नतीजतन हम चाइना को डीजल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, और इसमें पर्टिकुलर रोल प्ले किया जा रहा है नायरा एनर्जी का। अब आप सोचो कि इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप बिगड़ी हुई है, उसके लिए रशिया कितना एफर्ट डाल रहा होगा, क्योंकि यहां पर नायरा एनर्जी का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, आप मान के चलिए कि ये रशियन इन्वेस्टमेंट जो है ना, उसी का एक बहुत बड़ा हमें आउटकम के तौर पे रिजल्ट दिख रहा है। अब ये बात ब्लूमबर्ग की तरफ से रिपोर्ट की गई है कि इंडियन डीजल कार्गो जो है वो चाइना की तरफ गया है, और ये अपने आप में यूरोपियन यूनियन के लिए एक झटके से कम नहीं माना जाएगा कि उनका ये पैतरा भी फेल हो गया। अब आप देखो कि ये जो वेसल गया, इसका नाम है ईएम जेनिथ। ये यहां पर नायरा का जो वाडिनार टर्मिनल है ना, यहां गुजरात वाले एरिया में, यहां से ये
एक तरीके से स्टार्ट होता है। शुरुआत में तो ये था कि ये 4,96,000 बैरल का जो डीजल है वो लेकर के निकलता है, जो कि बहुत ही कम सल्फर कंटेंट वाला, मतलब हाई क्वालिटी डीजल हो गया ये। और फिर ये निकलता है आगे, तो मोरलेस मलेशिया के पास में, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर ये इसको जाना था, बट यहां पर आकर के ये एक बार ब्रेक लगा लेता है। पर 12 दिनों का टाइम बीतता है। फिर उसके बाद में आप देखोगे उसी दरमियान, मतलब ये अपनी तरफ से यहां से निकल चुका था शिप, पर उसके बाद में यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस अनाउंस किए। अनाउंस करने के बाद में ये था कि इसको कहां पर डेस्टाइन करना है, कहां पर पहुंचाना है। इतने में चाइना के साथ में रिलेशनशिप ठीक हो गए ना, तो वो जो मलक्का स्ट्रेट तक पहुंचा हुआ हमारा कार्गो शिप था, उसको हमने पहुंचा दिया कहां पर, जुशांश, ठीक है, जाओशान चाइना में। और अल्टीमेटली चाइना को हमने डीजल एक्सपोर्ट करना रीस्टार्ट कर दिया। अब आप सोचो कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कितना मुश्किल हो रहा है कि चाइना और इंडिया और रशिया तीनों मिलकर के कैसे इक्वेशंस को अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। और ये सच बात है कि ब्रिक्स है ना, ये नहीं चैन की नींद लेने देगा इन वेस्टर्न कंट्रीज को, एकदम क्लियर मैसेज दे दिया है। और इसमें ये जो 3 मेजर कंट्रीज हैं जिनके आधार पर ब्रिक्स और अब एक्सपेंड होकर के, अब आपको बताओ सऊदी अरब और ये कई कंट्रीज हैं वो लाइन में है। इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है, आप देख सकते हैं ईरान ने ज्वाइन कर रखा है, यूएई इस लाइन में है। अब आप सोचिए कि ये अपने आप में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, नायरा एनर्जी की बात करें तो इनके लिए देखो मुश्किलें थोड़ी बहुत हुई, क्योंकि सैंक्शंस जैसे ही लगते हैं तो सीधी बात है, एक तो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट यूरोप की तरफ जाया करता था, बट उसको आपने डाइवर्ट तो कर दिया, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि दुनियादारी में किसी चीज की कमी है तो वो है एनर्जी। अगर आप एनर्जी सप्लाई में अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो आपके पास पैसा ही पैसा है। और उस चीज के लिए रशिया और इंडिया का जो कोलैबोरेशन है, रशियन कंपनीज और इंडियन कंपनीज का, कि रशिया से क्रूड ऑयल निकले, इंडिया में रिफाइन हो और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाए, ये अपने आप में बहुत ही एक कहते हैं अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी दिखाई पड़ रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज को भी तेल की जरूरत होती है तो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट पॉइंट इज कि जितना यूरोप में कंजम्पशन है क्रूड ऑयल का या फिर हम कहें एनर्जी का, उतना शायद अभी तक अफ्रीका में या दूसरे कंट्रीज में नहीं है। बट यस, ये अपॉर्चुनिटीज फिर उसके बाद में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और ज्यादा एक्सपेंड होती हुई दिखाई पड़ रही है। पर एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि इंडिया चाइना दोनों इस क्राइसिस में एक दूसरे का साथ में खड़े हैं। नो डाउट दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहे, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व भी किया गया, बातचीत चल भी रही है। और अभी बताया जा रहा है कि चाइनीज फॉरेन अफेयर मिनिस्टर वांग यी जो हैं वो अभी इंडिया के विजिट पे भी आने वाले हैं, बातचीत होगी तो चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के। अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हो जाता है ना दोस्तों, तो मान के चलो कि जितनी एनर्जी हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे खत्म होती है ना, वो हम कंजर्व करके पाकिस्तान जैसे बिल्कुल निकम्मे देशों को हम टैकल कर पाएंगे। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो एफर्ट ये है कि इंडिया को झुकाया जा सके, रशियन क्रूड ऑयल को खरीद रहे हैं तो इसका नाम ले लेकर के इंडिया को इतना प्रेशराइज कर दिया जाए कि इंडियन मार्केट है वो ओपन हो जाए। पर क्या इंडिया यहां पर झुकने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्टेटमेंट कि हमारे फार्मर्स और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं उनके पेट पर लात मारने से क्या होगा, मुझे इंडिविजुअली बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट पॉइंट इज मैं अपने किसान भाइयों और डेयरी से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ बिल्कुल धोखा नहीं होने दूंगा। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर खुल जाए, ओपन हो जाए इंटरनेशनली, बट वो चीज़ हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, हमारी लाइवलीहुड डिपेंड करती है। नायरा एनर्जी को इसके लिए थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ रहा है कि जो इंपोर्ट किया करता था क्रूड ऑयल नायरा एनर्जी, ये यूरोपियन यूनियन के 18वें सैंक्शंस का जो राउंड लगा उसके बाद में $47.6 पर बैरल के हिसाब से ही तेल खरीद पा रहा है, ठीक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही। बट अगेन ऑल्टरनेटिव्स निकल रहे हैं। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है कि हमने चीन को बेचा। अब चीन को यहां पर अगर हम तेल बेच रहे हैं तो सीधी बात है कि वो सस्ता भी जा रहा है एज कंपेयर टू वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से ओरिजिनेटेड जो तेल जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम नजर देखें तो हमारे फार्मर्स की प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रिसेंट टाइम में एक और डेवलप हुई है, वो ये कि इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड टेंशंस ईज आउट हो रहे हैं, थोड़ा मतलब नॉर्मलाइज हो रहे हैं। और उसी के चलते जो चाइना की तरफ से इंडिया को यूरिया इंपोर्ट हुआ करता था, चाइना जो एक्सपोर्ट करता था यूरिया, वो हमें और ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। और चाइना का जो यूरिया था ना उसकी रेट थी कम, तो ऐसे में फार्मर्स के लिए गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पर आप समझो पूरी इक्वेशन को, यूएसए टैरिफ वॉर का धमकी देना स्टार्ट करता है कि चाइना को हम कंटेन करेंगे, फिर सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा इंडिया को। अब यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशंस हैं वो तो मोर और लेस यूं लगती है कि इतनी ज्यादा हाई नहीं हो रही जितनी यूएस और इंडिया की टेंशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉर, राइट। वहीं पर चाइना की तरफ से यूएसए को भी सीधी धमकी दे दी गई कि रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए कि नहीं, अगर चाहिए तो शांति से काम करो। तो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया कि नहीं, कि भाई 3 महीने और सोच लो,
हम बाद में टैरिफ आगे बढ़ाएंगे। बट इंडिया को अभी तक भी वही इंडिया समझा जा रहा है जो इंडिया आज के 30 साल 40 साल पहले हुआ करता था कि हाँ जी यूएसए कुछ 30 साल 40 भी क्या 15 साल पहले का ही मान लो या 18 साल पहले का मान लो कि इंडिया को जैसे हम दबाएंगे वैसे हो जाएगा। नहीं, अब इंडिया भी अपना खुद का स्टैंड लेता है, होगा वो देखा जाएगा। राइट, तो बात 140 करोड़ लोगों की है, क्या कमी है भाई? आपके पास में यूथ है, आपके पास में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास में आप कह सकते हो कि एक विजन भी है, आपके पास में एक ऐसी ह्यूमन या कहें ह्यूमन कैपिटल है जिसको केवल कैपिटलाइज करने पे आपको एफर्ट डालना है। तो ऐसे में क्यों किसी के सामने झुकना? इसीलिए तो आत्मनिर्भरता को इनको प्रमोट करने की बात आती है। बट वहीं पर चाइना की तरफ से ये यूरिया और ये आना है ना, ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसे? पॉकेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरिया इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज में नंबर 1 पे है इंडिया, और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला जो यूरिया एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है उनमें नंबर 3 पर है चाइना। तो ऐसे में चाइना के साथ में हमारे ट्रेड रिलेशन नॉर्मलाइज होते हैं, तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। बट यस, जियोपॉलिटिकली जियो स्ट्रेटेजिकली देखें तो चाइना के साथ में हमें बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ने की जरूरत है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करना। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का देखो एक प्राइम टारगेट भी है कि मेरे टेन्योर के दौरान ही ये अगर मुद्दा सॉर्ट हो जाए तो ऐसे में अपने आप में इंडिया को आगे प्रोग्रेस करने से और कोई मुद्दा इतना ज्यादा डेंट नहीं करेगा जितना कि चाइना के साथ डिस्प्यूट। तो RIC है ना, ये वाकई में वेस्टर्न कंट्रीज को ICU में ना पहुंचा दे, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।